मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में एक बार फिर हाजिर हूं मैं, संदीप भट्ट, आपके लिए उन लोगों की जिंदगी की कहानी लेकर जिनका हमसे कोई सीधा रिश्ता तो नहीं होता, पर फिर भी वो हमारी जिंदगी पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों की जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे किस्से सुनने के लिए तैयार है ना आप? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। और आज हम आपको उस शिप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है HMS बीगल, जिसे आज ही के दिन यानी 11 मई 1820 को टेम्स नदी पर लॉन्च किया गया था। जी हाँ, और इसे इतिहास की सबसे ऐतिहासिक शिप का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि 10 गन्स वाली ये छोटी सी शिप कई बड़ी बड़ी खोजों की गवाह रही है, क्योंकि इस पर चार्ल्स डार्विन ने दुनिया भर की सैर की और इंसानी जिंदगी और अलग अलग स्पीशीज से जुड़ी कई गुत्थियों को भी सुलझाया। बीगल ब्रीड के कुत्ते के नाम पर इसका नाम बीगल रखा गया था। आकार में स्लूप यानी छोटी नाव जैसी HMS बीगल को बनाने की लागत आज से लगभग 250 साल पहले 7,803 पौंड आई थी। सोच के देखिए, जो कि उस वक्त काफी बड़ी रकम थी। 4 वॉयज के बाद ही HMS बीगल रॉयल नेवी से हटा दिया गया। फिलहाल इसका सिर्फ रेप्लिका ही बचा है, जो कि लंदन के म्यूजियम में मौजूद है। तो अब आपको पता है कि अगर आपको इसे देखना है तो आपको कहां जाना है। भाई, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम बात करेंगे उर्दू के अफसाना निगार सआदत हसन मंटो की, जिन्हें ऐसे लेखकों में शुमार किया जाता है जो अपनी कलम से हमेशा वक्त के आगे चले। सालों पहले लिखी उनकी कहानियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी सालों पहले थीं। उनकी कलम में ऐसा जादू था जो आज भी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के हर मंच पर रोशन है। उनकी कहानियां दिल पर गहरा असर डालती हैं। सआदत हसन का जन्म पंजाब में 11 मई 1912 में वकीलों के घर पर हुआ। अपनी 42 साल 8 महीने और 7 दिन की जिंदगी में मंटो को लिखने के लिए सिर्फ 19 साल मिले। इन 19 सालों में उन्होंने 230 कहानियां, 67 रेडियो नाटक, 22 कैरिकेचर जिन्हें शब्द चित्र भी कहते हैं, और 70 आर्टिकल लिखे, जो आज भी उन्हें शब्दों में जिंदा रखे हुए हैं। मंटो की शुरुआती पढ़ाई लिखाई अमृतसर के मुस्लिम हाई स्कूल से हुई, मगर मंटो शुरू से ही दूसरों से हटकर थे और उनकी दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं बल्कि लिखाई में थी, इसलिए वो 2 बार हाई स्कूल में फेल हो गए। मंटो का शौक था बस और बस अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ना, और वो भी कोई ऐसा वैसा शौक नहीं, बल्कि ये शौक उन्हें इस हद तक था कि उन्होंने एक बार बुक स्टॉल से नोवेल तक चुराया था। जी हाँ, 1931 में हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने अमृतसर में हिंदू सभा कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि उस वक्त देश में आजादी की लहर चारों तरफ दौड़ रही थी, जिसका असर उनकी कहानियों पर भी पड़ा। उनकी पहली कहानी तमाशा असर का सबूत है, जो कि जलियांवाला बाग के ऊपर लिखी गई थी। खैर, वापस आते हैं उनके बचपन पर। तो जी, उम्र में बच्चे दुनियादारी से बेफिक्र होकर जीते हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन उस उम्र में नन्हे सआदत को अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। साल 1932 में उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद शरारती मंटो एक जिम्मेदार शख्स सआदत हसन मंटो बनकर उभरा। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो 1933 में राइटर अब्दुल बारी अलिक से मिले। उन्होंने उनकी जिंदगी में उस फरिश्ते की तरह काम किया जो उन्हें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने में रोशनी दिखाता रहा। उन्होंने मंटो से कहा कि अपने अंदर के उस मंटो को पहचाने जो बहुत काबिल है और जिसकी कलम में वो जादू है जो दुनिया को हिला सकता है। बस फिर क्या था, मंटो के दिमाग में ये बात बैठ गई और उन्होंने फ्रेंच और रशियन लेखकों को पढ़ना शुरू किया। कुछ ही महीनों बाद मंटो ने विक्टर ह्यूगो की स्टोरी द लास्ट डे ऑफ अ कंडेम्ड मैन का उर्दू में ट्रांसलेशन किया और उर्दू में उन्होंने इसको नाम दिया सरगुज़श्ते असीर।
जहां एक तरफ वो अपनी कलम से पहचान बनाने के रास्ते पर थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया। साथ ही साथ वो इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में भी शामिल हो गए। लेकिन मंटो का लिखने का ये सफर अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ था, इसलिए 1936 में वो मुंबई चले गए, जहां उन्होंने कई फिल्म्स की स्टोरी और डायलॉग्स लिखे, जैसे किशन कन्हैया, अपनी नगरिया वगैरह वगैरह। उनकी कलम में वो हकीकत थी जिसमें दर्शकों को उन फिल्मों में अपनी जिंदगी की सच्चाई दिखाई देती थी। देखते ही देखते हसन मंटो के कदमों तले पैसा और शोहरत दोनों ही कदम चूमने लगी। लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों ही चीजें किसी का साथ लंबे समय तक नहीं दे पाती। ऐसा ही कुछ हुआ मंटो के साथ भी, और अचानक मुंबई में उनके पास काम की कमी होने लगी और वो मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में उर्दू राइटर की नौकरी कर ली। समय की ये मार भी मंटो की कलम के जादू को फीका ना कर सकी और वो जिंदगी की सच्चाइयों को शब्दों में पिरोते रहे। मंटो की कलम से निकली कुछ ऐसी कहानियां थी जिसने जहां एक तरफ लोगों को जिंदगी और समाज की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करवाया, वहीं दूसरी तरफ समाज के मुखियाओं की आंखों में तिनके की तरह चुभने लगे। उनकी कुछ कहानियों पर तो बाकायदा कोर्ट में केस भी चले और कुछ कहानियां तो बैन तक करा दी गई। काली सलवार, बू और धुआं, ठंडा गोश्त, खोल दो, उनकी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। साल 1955, तारीख 18 जनवरी को अपनी कलम से कहानियों के किरदारों को जिंदा करने वाला ये लेखक हमेशा के लिए मौत की आगोश में सो गया। लेकिन सआदत हसन मंटो आज भी अपनी कहानियों में जिंदा है। मंटो जैसे अफसाना निगार को हमारा सलाम। और आइए सुनते हैं कुछ साहित्यकारों के वो लफ्ज जो उन्होंने महान मंटो के लिए कहे। हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो ना मरे। मंटो के ये अल्फाज खुशफहमी पर मबनी नहीं थे। वक्त ने साबित कर दिया कि मंटो आज भी जिंदा है। जब भी हालात बदलते हैं, मंटो की कहानी एक नया रूप लेकर हमारे सामने आ जाती है। वो हमारे बहुत बड़े अफसाना निगार थे। उनका अफसाना दूसरी ज़बानों में तर्जुमा किया जाए तो वहाँ भी मानी रखे। कृष्ण चंद्र ने कहा था, आपको प्रेम, असमत और कृष्ण के बेहतरीन नकाल मिल जाएंगे, लेकिन मंटो के तर्ज इंशा को आज तक कोई नहीं अपना सका। दबिस्तान उर्दू में मंटो सिर्फ एक है। मंटो के बाद बात करेंगे एक ऐसे आजादी के परवाने की जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में हिंदुस्तान का सिर बहुत ऊंचा किया और यूएस में भारत के पहले एम्बेसडर के तौर पर जाने गए। ये हैं 11 मई 1888 में जन्मे मशहूर लॉयर आसफ अली। ये दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े। क्योंकि उस वक्त देश में आजादी की हवाएं बहुत गर्म थीं, तो इनकलाब की इन हवाओं में आसफ अली भी बह गए और आजादी की लड़ाई में कूद गए, जिसके लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आजादी की इस लड़ाई में उनकी मुलाकात हुई अरुणा गांगुली से। इस मुलाकात ने दोस्ती की नींव रखी। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने परिवार के विरोध के बाद भी एक दूसरे से शादी कर ली। इसी वजह से आसफ साहब को दुनिया की टेढ़ी नजरों का शिकार भी होना पड़ा। वजह थी एक तो अरुणा का मुस्लिम ना होना और दूसरा उनका आसफ साहब से 22 साल छोटा होना। जी हाँ, शायद इसे ही कहते हैं इश्क। वैसे मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि आसफ अली ही वो इंसान है जिन्होंने शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का केस तब लड़ा जब उन्होंने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। आसफ अली ने अपनी जिंदगी में कई अहम काम किए। 1935 में उन्हें केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में मुस्लिम नेशनल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। दोबारा उन्हें मुस्लिम लीग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चुना गया। वो 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। यूएसए में एम्बेसडर बनने से पहले उन्हें उड़ीसा का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, लेकिन मई 1952 में उन्होंने इस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। आखिर में वो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और वेटिकन में इंडियन एम्बेसडर के पद पर रहे और एक दिन काम करते करते ही स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न के ऑफिस में आखिरी सांस ली। आसफ अली जैसे महान शख्सियत को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि।
बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब जिस पर्सनैलिटी की बारी है, उन्होंने फिल्मों में नेगेटिव रोल्स ज्यादा प्ले किए हैं और पर्दे पर खलनायक की ऐसी भूमिका निभाई कि लोग इन्हें पर्दे पर आते ही कोसने लगते थे। जी हाँ, असल कलाकार तो वही है जो अपने किरदार में ऐसा उतर जाए कि किरदार जी उठे, और इन्होंने अपनी पहचान अपने ऐसे ही दमदार किरदारों के बल पर बनाई। इनके तारुफ के लिए इनका नाम नहीं, इनकी आवाज ही काफी है। इससे पहले कि हम आपको इनका नाम बताएं, आप खुद ही पहचानिए और सुनिए उनका ये डायलॉग। मैंने कहा था ये वही दोनों कॉकरोच और कॉकरोच। नहीं, इन्हें बंदूकें मत दिखाओ, बच्चे डर जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, शाम तक तुम्हें हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचना है, जाओ। ये डायलॉग फिल्म फरिश्ते से आपने सुना, और ये हैं 80 के दशक के मशहूर खलनायक सदाशिव अमरापुरकर। इनका असली नाम गणेश कुमार नारवड़े है। बहुत ही साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक ऑटो ड्राइवर थे, मगर सदाशिव बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे, एक्टिंग की दुनिया से जुड़ना चाहते थे। इसलिए 24 साल की उम्र से सदाशिव अमरापुरकर स्टेज से जुड़ गए, और तभी इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रखा। पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाला ये कलाकार वैसे तो ट्रेंड सिंगर है, मगर उन्हें किसी ने सलाह दी कि उनकी आवाज सिंगर के लिए नहीं, एक्टर के लिए ज्यादा सूट करेगी, और ऐसा ही हुआ। उनकी अलग आवाज ही उनकी पहचान बनी। 1976 से 1979 तक वो मराठी फिल्म्स में छोटे मोटे रोल करते रहे। म्हणे खुनी सापडलाच पाहिजे, हा? अहो यांना कसे काय खुनी सापडणार? त्या कार्टून तुंगाऱ्यानं किती आकाश पाताळ एक केलं ना, तरी खुनी सापडत नहीं। फिर वो दिन आ ही गया जो हर कलाकार का सपना होता है, किसी फिल्म में बड़ा रोल करने का। उन्होंने एक स्टेज प्ले किया जिसका नाम था हैंड्स अप, जिसे देखने डायरेक्टर गोविंद नेहलानी भी वहां पहुंचे, जो अपनी फिल्म अर्ध सत्य के लिए एक ऐसे एक्टर की तलाश में थे जो फिल्म के नेगेटिव रोल प्ले करे और उस किरदार को दिल से जिए। फिर क्या था, सदाशिव ने फिल्म में काम किया और फिल्म हिट साबित हुई। उनका अलग अंदाज और डायलॉग डिलीवरी का अनोखा तरीका लोगों को बहुत भाया। इसके बाद उनकी गिनती हिंदी सिनेमा के बड़े खलनायकों में होने लगी। फिर 1987 में उन्हें मौका मिला धर्मेंद्र के साथ हुकूमत फिल्म में काम करने का। सदाशिव धर्मेंद्र के लिए लकी साबित हुए और फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई। उसके बाद धर्मेंद्र और सदाशिव की जोड़ी ने कई फिल्में साथ की। 1991 में सड़क फिल्म में उन्होंने विलन की ऐसी भूमिका निभाई कि इसके लिए उन्होंने बेस्ट विलन का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना, ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास। खलनायक के तौर पर नाम कमाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम कॉमेडी रोल्स की तरफ बढ़ाए और आंखें, कूली नंबर 1, गुप्त और इश्क जैसी फिल्में की। साल 2000 के बाद वो फिल्मों में ना के बराबर ही नजर आए, लेकिन छोटे पर्दे पर उनकी मौजूदगी हमेशा बनी रही। 2 साल तक फिल्म जगत से ये दूर रहे और अपना ध्यान पूरी तरह से फिल्मों से हटाते हुए इन्होंने अपना ध्यान सिर्फ लगाया पेंटिंग और पढ़ाई पर। आम इंसान की तरह इन्होंने भी पूरी दुनिया घूमी और ये महसूस करने की कोशिश की कि सड़क पर चलता हुआ एक आम इंसान कैसा महसूस करता है। लेकिन अब ये कई सीरियल्स में फिर से नजर आने लगे हैं। तो भाई 80 के दशक के इस महान विलन को हमारी तरफ से सलाम। और चलिए आपकी यादों को ताजा करते हुए सुनवाते हैं आपको डायलॉग्स। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये साले उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए। सर, आप इस दुकान में पार्टनर है क्या? अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है। अच्छा अच्छा, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। हाँ, मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा। वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
कहते हैं जैसे शब्द बोलते हैं वैसे ही बोलती हैं तस्वीरें। तो चलिए बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में चलते हैं उस आर्टिस्ट के पास जिनकी बनाई तस्वीरें आज भी बोलती हैं। साल्वादोर दाली एक ऐसे ही पेंटर हैं जिनका ब्रश जब भी चला इतिहास बन गया। 11 मई 1904 में ये स्पेन में पैदा हुए। जितने बड़े ये पेंटर थे उतना ही बड़ा था इनका नाम भी। जी हाँ, इनका नाम था साल्वादोर डोमिंगो फेलिप जासिंतो डाली डोमिनिच, फर्स्ट मार्केस दे डाली दे पुपोल। यूं तो उन्होंने बहुत सी शानदार पेंटिंग्स बनाई जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, मगर जिस पेंटिंग के लिए वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए वो थी मेल्टिंग क्लॉक्स। उनकी इस पेंटिंग में उन्होंने घड़ियों को ऐसे पिघलते दिखाया है जैसे कि मानो वक्त पिघला जा रहा है और हम उससे बेखबर हैं। अगर आपने अब तक डाली की ये मशहूर पेंटिंग नहीं देखी तो थोड़ा सा वक्त निकालकर जरूर देखिएगा। बर्फ की तरह पिघलती ये घड़ियां आपको गुजरते वक्त का एहसास कराएंगी। खैर, पेंटर क्या सोचते हैं, क्या बनाते हैं, इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर आपको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है तो आप उनके फैन जरूर होंगे। इस पेंटिंग को परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी नाम दिया गया और ये पेंटिंग उन्होंने 1931 में बनाई थी। डाली को सिर्फ पेंटिंग का ही शौक नहीं था, उन्हें फोटोग्राफी और फिल्म्स का भी खासा शौक था। वैसे डाली कैंप लगाए हमेशा एक वॉकिंग स्टिक के साथ रहते थे और चेहरे पर फबने वाली उनकी मूछें बताती थीं कि वो एक कलाकार ही हो सकते हैं। तो भाई, रंगों के इस जादूगर की इस जादूगरी को हम सलाम करते हैं। बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में हम आपको एक और ऐसी कलाकार के बारे में बताना चाहते हैं जिनका आज बर्थडे है और जिन्हें हम मार्था ग्राहम के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी दोस्तों, बल्कि डांस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। लोग इनके डांस के इस कदर दीवाने हैं कि मार्था का नाम आते ही उनके कदम खुद ब खुद झूमने लगते हैं। जी हाँ, मार्था ग्राहम एक मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर थी जो 11 मई 1894 में पेंसिल्वेनिया में पैदा हुई। मार्था ग्राहम पर जिस शख्स का सबसे ज्यादा असर हुआ वो थे उनके फिजिशियन पिता, जिन्होंने मार्था को न सिर्फ जिंदगी जीने का फलसफा सिखाया बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। The core of the technique was the use of the back. The use of the back out of the breath. That's what a contraction is. And the important thing was the weight of the body against the floor was emphasized. You did not try to deny the weight of the body of gravity. पिता की मौत के बाद मार्था ने अपने पति टेड शॉन और एक दोस्त के साथ मिलकर डेनी शॉन स्कूल ऑफ डांसिंग एंड रिलेटेड आर्ट्स की शुरुआत की। ग्राहम ने एस्टेक मेडन नाम की एक ऐसी इमोशनल परफॉर्मेंस दी जिसके लिए उन्होंने दर्शकों से खूब तारीफें बटोरी। 1926 में उन्होंने मार्था ग्राहम डांस कंपनी की शुरुआत की। फ्रंटियर, अपलाचियन स्प्रिंग, सेराफिक डायलॉग एंड लेमेंटेशन जैसी कई बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी जिनकी छाप आज भी लोगों के दिलों में बाकी है। ग्राहम उन लोगों में से हैं जिन्हें शुरुआत में कोई खास कामयाबी नहीं मिली और लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया, मगर मार्था ने दुनिया को दिखा दिया कि वो भी कोई आम इंसान नहीं और बाद में इतना नाम कमाया कि उन पर उंगली उठाने वालों का मुंह बंद हो गया। मार्था ग्राहम जैसी डांसर को हमारा सलाम। मार्था के बाद एक और ऐसी ही हस्ती की बात करेंगे जिन्हें लिटरेचर के फील्ड में काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये है स्पेनिश नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर कामिलो जोसे थेला। थेला उन राइटर्स में से हैं जिनकी कलम से लिखी कहानियां जी उठी। कामिलो उस लिटरेरी ग्रुप का हिस्सा रहे जिसमें राइटर्स या आर्टिस्ट्स ने 1936 से 1939 तक चले स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान काम किया और कहलाए जनरेशन डेल 36। 26 साल की छोटी सी उम्र में कामिलो का पहला नोवेल ला फैमिलिया दे पास्कुएल दुआर्ते पब्लिश हुआ, जिसने उनका नाम उभरते हुए युवा राइटर्स में शुमार कर दिया, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के बाद स्पेनिश नोवेल लिखने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई।
कामिलो उन राइटर्स में से हैं जिन्होंने अपने नोवेल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा कि आप सोच भी नहीं सकते। जानते हैं कितने? 300 कैरेक्टर्स। सोच के देखिए 300 कैरेक्टर्स के बारे में। क्या आप सोच सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए तो कामिलो का नाम राइटर्स की दुनिया में काफी मशहूर है। 1951 में पब्लिश हुए इस नोवेल का नाम है ला कॉलमिना या द हाइव। कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और कहानियों को गढ़ने वाला ये राइटर 17 जनवरी 2002 को इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उनके लिखे लफ्ज आज भी जिंदा हैं। भाई, दुनिया में आकर अगर कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जिससे दुनिया हमें जाने के बाद भी याद रखे, तो फिर दुनिया में आकर हमने किया क्या? देखा, आपसे बात करते करते वक्त कैसे गुजर गया। भाई, बातें तो बहुत है, मगर क्या करूं, जाना तो होगा ना, तभी तो कल फिर आ पाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपके फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। अब फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, आपसे फिर मिलता हूँ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और धांसू एपिसोड के साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,